Hello everyone, welcome to Khan Academy. This is Khan sir. Today I am going to teach to you class 10th NCERT quadratic equation. जी क्लास 10th का द्विघात समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है? वैसा समीकरण जिसकी घात 2 हो, जिसकी पावर 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो फॉर्मेट 2 रखता हो। यहाँ पर इस द्विघात समीकरण को इसका ये इक्वेशन होता है, इस तरह से इसको निरूपित किया जाता है या डिनोट किया जाता है ax² + bx + c। इसके जरिए ये बताया जाता है कि ax² + bx + c बराबर में 0। इस फॉर्म में अगर कोई टर्म रहे, कोई समीकरण रहेगा तो वो द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं? क्लास 10th में इसका क्या रोल है? तो क्लास 10th में एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज जो है 4.3 जो है इसी पर बेस्ड है, इस पर क्वेश्चन आस्क किया जाता है। तो इस चीजों को पहले समझ लीजिए कि वो होता क्या है, डी निकलता है कैसे। देखिए डी का मतलब होता है विवेचक या विवेकतर। ये विवेचक और विवेकतर निकालने का तरीका ये है, इसको डिटरमिनेंट कहते हैं। डी बराबर में b² - 4ac। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि ये b, a और c क्या है। तो जो x² के जस्ट पहले जो कोफिशिएंट रहता है, जो गुणांक रहता है उसको a बोलते हैं। जो x के पहले जो रहता है कोफिशिएंट गुणांक उसको b, और जिसके साथ किसी भी तरह कोई वेरिएबल, कोई चर पद नहीं होता है उसको हम लोग c बोलते हैं। यहाँ से d की वैल्यू सबसे पहले आपको निकालनी रहती है, ठीक है। क्वेश्चन देखने के बाद आपको d की वैल्यू डिटरमिनेंट, विवेचक, विवेकतर आपको निकालना रहता है, आप उसको निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद आपको देखना है अगर यदि d > 0 हो, अगर d की वैल्यू अगर > 0 आ गई, 0 से अगर बड़ी आ गई d की वैल्यू, तो जो मूल होगा वो वास्तविक होगा और असमान होगा। सेकंड कंडीशन क्या है? ये तीन कंडीशंस है। सेकंड कंडीशन क्या है? यदि d = 0, d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होगा। और थर्ड कंडीशन ये है यदि d < 0, d 0 से छोटा हो, यानी नेगेटिव माइनस में आने लगेगा तो वो 0 से छोटा होगा, तो वो मूल अवास्तविक होगा। अब आप जरा एक क्वेश्चन मैंने लिखा है स्क्रीन पर, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, 4.3 का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको द्विघात सूत्र से। क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा कि इसको किसकी मदद से? द्विघात सूत्र से आप इसको बनाइए। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हम d निकालेंगे। d निकालने के लिए आपको नोट करना पड़ेगा a। तो x² का जो गुणांक होता है, जो कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं। जो x के पहले होता है गुणांक उसको हम लोग b बोलते हैं। और जिसके साथ कोई किसी भी तरह कोई चर कहने का मतलब x और y या z कोई भी लगा रहता है उसको चर बोलते हैं, और ये सारी संख्याओं को अचर कहते हैं। कॉफी वेरिएबल होता है ये, और ये सारी संख्याएं नॉन वेरिएबल। जो नॉन वेरिएबल होता है अभी हमारा c होता है, इसको हम लोग अचर कहते हैं, इसका कोई x y z नहीं लगा रहता। उसके बाद ये फर्स्ट काम आपको करना है, a b c तीनों को नोट कर लिया। नोट करने के बाद सबसे पहले आपको d निकालना है। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b की वैल्यू दी गई है आपको -7, पावर 2 कर देंगे। 4 × a की जगह पे 2 और c की जगह पर 3 रख दिया मैंने। 7 का स्क्वायर करेंगे तो -7 है, जब दो संख्याएं माइनस में होती हैं और मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस में हो जाती है। तो -7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा +49, और 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, मल्टीप्लाई करके 24 आ गया। जब इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, और 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2, 25 आ गई हमारी वैल्यू। यानी मैं क्या देख पा रहा हूं? मैं ये देख पा रहा हूं कि d की जो वैल्यू है वो > 0 है, 0 से बड़ी है। जब 0 से बड़ी है तो मूल का अस्तित्व है, और जब ये अस्तित्व रहता है तो यहां से फिर हम लोग दो फॉर्मूले लगाते हैं, एक अल्फा निकालते हैं और एक बीटा निकालते हैं, जिसको हम लोग बीटा कहते हैं। ये बीटा निकालते हैं तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है -b + √d/2a, ठीक है। ये बीटा हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले आप इस चीज को समझिए। -b + √d/2a, -b की जगह पर हम पुट करेंगे वैल्यू, माइनस अपने जगह पर रहेगा, फॉर्मूले में भी है, और वैल्यू जो b की है वो भी -7, उसको ब्रैकेट में करके लिख देंगे। d के जगह पे √d की वैल्यू हमने निकाला है 25 यहां पुट कर देंगे। y के निशान 2 × a की जगह पर मैंने देखा वैल्यू यहां पर 2 है, लिख देंगे, इक्वल का निशान देंगे, माइनस प्लस 7 अपने जगह पर, और 25 जो है, जो जब संख्याएं रूट में रहती है तो उस संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालेंगे
तो इसका आएगा 5 25 जो है वो 5 का वर्ग होता है बाई, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो आएगा 4, 7 में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12/4, 4 तिहाई 12, यानी हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 3। सेकंड चीज जो हमें निकालनी है वो होती है हमें बीटा। बीटा बराबर में फॉर्मूला होता है -b + √d/2a। लेकिन बस ध्यान इस चीज का रखना है आपको कि यहाँ पर वैल्यू प्लस होती है और जब बीटा निकालेंगे ये दोनों वैल्यू माइनस में होगी। इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। माइनस की जगह पर b की वैल्यू है -7 रख दिया, और d की जगह पर √125/2 × 2। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है लिख देंगे, और बाई 4। 7 में से 5 किया तो यहाँ पर बच गया 2/4। 2 1 = 2 और 2 2 = 4, 2 1 2 और 2 2 4, यानी 1/2। यानी हमारे पास जो अल्फा की जो वैल्यू आई वो वैल्यू हमारे पास आई 3, और बीटा की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई 1/2। इन्हीं अल्फा और बीटा को हम लोग मूल भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो 3 और 1/2 यही इसका मूल है। इस चीजों को आपको ध्यान में रखनी है। यानी आपने क्या देखा कि अगर द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो उसको पहचानने का तरीका ये है कि उसके पावर एक्सपोनेंशियल पावर 2 होगा। द्वि मतलब 2 होता है और घात मतलब पावर। 2 पावर जिस समीकरण का होता है उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। उसको किस टर्म में डिनोट करते हैं, तो उसको हम लोग ax² + bx + c = 0 इस टर्म में डिनोट करते हैं। इस टर्म में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। सेकंड काम आपको ये काम करना है, क्वेश्चन आप समझ गए, पहचान गए द्विघात समीकरण है। सबसे पहला काम आपको कि a की वैल्यू जो x² के पहले रहेगा वो a, जो x के पहले रहेगा वो b, और जो सबसे आखिरी में रहेगा वो हमारा c, जिसके साथ कोई x y z किसी भी तरह का कोई एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं यूज होता है। उसके बाद आप d निकालेंगे तो d का फार्मूला होता है b² - 4ac। इसको यहाँ वैल्यू पुट करके आप d की वैल्यू निकाल लेंगे। d की वैल्यू निकाल देंगे, अगर वो इन तीनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को, इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड वाले कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करता है, उसको फुलफिल करता है, तो आपको फिर अल्फा और बीटा निकालना। अगर ये कंडीशन नंबर 3 यानी d <0 कहने का मतलब कि अगर d की वैल्यू निगेटिव आती है, माइनस में आती है, ऋणात्मक आती है, तो वो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, मूल अवास्तविक होगा। तो उस कंडीशन में अल्फा और बीटा नहीं निकलेगा, मूल आप नहीं निकालेंगे। एक क्वेश्चन और आप देखिए इसी के बाद, इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, जरा इस चीजों को देखिएगा। 1 मिनट। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो पूरा चैप्टर बहुत आसानी आप बना लेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए आप, 4x² + 4√3x, और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है +3 = 0। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये भी एक इक्वेशन दिया गया है, पावर 2 है, द्विघात समीकरण। ये भी ax² + bx + c = 0 इस टर्म में ये भी दिया गया है। अब आपको सबसे पहले काम जो करना है वो वैल्यू नोट करनी। वैल्यू क्या है, a = 4, b = 4√3 और c = 3। जो x के पहले रहता है वो b, जो x² के पहले रहता है वो a, और सबसे आखिरी में रहता है जिसके साथ किसी भी तरह का कोई वेरिएबल टर्म, चर पद नहीं होता, उसको हम लोग c बोलते हैं। जो मैंने नोट कर लिया। अब d निकालेंगे। d बराबर में होता है b² - 4ac। b की जगह पे हम रखेंगे 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 4 और c की जगह पे हम 3 रख लेंगे। 4√3 का स्क्वायर कहने का मतलब ये है कि 4√3 इंटू 4√3। अब देखिए इसको समझना जरूरी है। 4 में 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो आया 16, और दो संख्याएं जब रूट में होती हैं, दो संख्या जब इस तरह से रूट में हो तो वो रूट हट जाता है, सिर्फ संख्या बाहर आ जाती है। तो 16 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 48, यानी 4√3 और 4√3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 48, और 4 4 = 16 और 16 3 = 48। यहाँ पर भी आ गया 48 में से 48 गया 0, यानी हमारे पास जो वैल्यू आ गई d की वो d = 0।
कहता है कि यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे, यानी कि मूल वास्तविक और समान होंगे, यानी कि इसने कंडीशन नंबर सेकंड को फिल किया, इसने सेकंड नंबर कंडीशन को फिल कर दिया। जब सेकंड नंबर कंडीशन हो गया तो मैंने पहले ही बताया है कि फर्स्ट नंबर हो या सेकंड नंबर हो या ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल 0, दोनों कंडीशन में अल्फा और बीटा निकलेगा। तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस √d बटा में 2a। माइनस अपनी जगह पे फॉर्मूले में b की वैल्यू दी गई है 4√3 लिख दिया मैंने, प्लस d की जगह पे 0 रख देंगे, बाई 2 इंटू a की जगह पर 4 है लिख दिया मैंने। इक्वल का निशान देंगे, -4√3, 0 का तो स्क्वायर रूट निकालिए या ना निकालिए, वर्गमूल निकालिए निकालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हट जाएगा। और 2 4 सा 8, 4 1 सा 4 और 4 2 सा 8 कट गया। हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई -√3/2। ये फर्स्ट अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है हमें बीटा। तो बीटा की वैल्यू फॉर्मूला होता है -b -√d/2a। तो -4√3 -d की जगह पर 0 और a की जगह पे वैल्यू जो दी गई है 4, तो 2 इंटू 4, तो -4√3 -0 जोड़े, यहाँ पर मैंने जोड़ा या घटाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 हट गया, बचा हमारे पास 2 4 सा 8, 4 1 सा 4 और 4 2 सा 8। वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -√3/2। क्या आप देख पा रहे हैं, अल्फा की जो वैल्यू आई वो भी आई -√3/2 और बीटा की जो वैल्यू आई वो भी आई -√3/2। अब यही आपसे पूछता है कि मूल बताइए, तो यही होता है मूल -√3/2 और -√3/2, यही कंडीशन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले आपको a b c फाइंड लिख देना है, लिखने के बाद d फाइंड करना है। d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आएगी तो मूल का अस्तित्व होगा, या इक्वल 0 आएगी तो मूल का अस्तित्व होगा, और दोनों कंडीशन में आपको अल्फा और बीटा निकलेगा। लेकिन मेन पॉइंट जो चीज आपको यहाँ पर पॉइंट टू बी नोट करनी है, याद रखनी है कि d की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है, यानी d की वैल्यू अगर निगेटिव होती है, उस कंडीशन में आपका अल्फा और बीटा मूल नहीं निकलेगा, क्योंकि मूल का अस्तित्व ही नहीं होगा, मूल अवास्तविक होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेंगे, दो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। फिर भी मैं कहता हूं, अगर आपको इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन देन यू विल राइट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में किसी तरह की प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो 44.3 क्लास 10 एनसीईआरटी आप बहुत आसानी तरीके से अच्छी तरीके से बना लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं खान अकेडमी पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे अभी तक ये चीज़ सीख नहीं पाए हैं, जो कि मैट्रिक एग्जामिनेशन 2022 कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से बहुत सारे लोग क्लासेस बंद हैं, तो आप इस वीडियो को देख करके आसानी से समझ सकते हैं। आप चाहें तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई भी टर्म, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को वॉच करते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।